नमस्कार दोस्तों, हम 1707 से 1857 के बीच की बातें पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा नया चैप्टर रहेगा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे कि 1757 से 1857 के बीच में कंपनी शासन का विस्तार। और तीसरा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। ठीक है, ये तीन टॉपिक एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। देखिए मैं बताता हूं कैसे। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, दूसरा है 1757 से 1857 तक औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा टॉपिक है आपकी ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। सर्वोच्चता का विकास, ब्रिटिश सुपरमेसी। अब ये तीनों टॉपिक हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। ठीक है, और ये तीनों टॉपिक होते ही 1757 से 1857 के बीच की हिस्ट्री हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं इन तीनों को थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हुआ क्या था कि जब आपके औरंगजेब की मृत्यु हुई मुगल काल में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कमजोर उत्तराधिकारी शासक हुए मुगलों के। और कमजोर उत्तराधिकारी शासकों के कारण मुगल केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। और जब जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तब तक क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं वो बलवती होती है, मजबूत होती है, स्वतंत्रता की स्थापना कर देती है। तो जब तक औरंगजेब था तब तक आपके केंद्रीय शक्ति मजबूत थी और नीचे के जितने भी प्रांतीय क्षेत्र थे या जो क्षेत्रीय इलाके थे वो सब केंद्रीय शक्ति में दबे हुए थे। लेकिन जैसे ही कमजोर उत्तराधिकारी आए औरंगजेब के बाद में, इन उत्तराधिकारियों में इतनी ताकत नहीं थी कि वे क्षेत्रीय शक्तियों को दबा के रख सके जैसा कि औरंगजेब रख रहा था। तो कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई और केंद्रीय शक्ति की कमजोरी के कारण भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें आपके बंगाल, हैदराबाद, अवध, रुहेलखंड, बंगस, राजपुताना, भरतपुर के जाट, ये सारे सारे क्षेत्र जो थे, ये सारे क्षेत्र आपके स्वतंत्र हो गए। और यहाँ के जो शक्तिशाली शासक थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी और दिल्ली सल्तनत से दिल्ली मुगल शासकों से और दिल्ली से अपना संबंध कट किया। पहले मुगल कालीन वायसराय दक्कन में बैठता था, हैदराबाद में बैठता था। अब हैदराबाद के अंदर चिनकिलिच खां ने अपना संबंध मुगलों से विलग कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया और हैदराबाद में खुद स्वतंत्र शासक की हैसियत से बैठ गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मुगल इतने शक्तिशाली नहीं रहे कि वो उनकी शक्ति का दमन कर सके। तो मुगलों की कमजोरी का परिणाम क्या निकला? कमजोर उत्तराधिकारियों का परिणाम क्या निकला? रीजनल पावर, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। और इसमें हम कई सारी शक्तियां पढ़ेंगे। हैदराबाद, अवध, बंगाल, रुहेलखंड, बंगस, राजपुताना, भरतपुर, ये मुख्य मुख्य क्षेत्रीय शक्तियां थी। एक एक को हम पढ़ेंगे बाद में। फिर बात आई 1757 से 1857 तक औपनिवेशिक शासन, मतलब ब्रिटिश सर्स का भारत में विकास। इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों को, इन क्षेत्रीय शक्तियों में आपस में एकता का अभाव था। ये आपस में लड़ रहे थे। मैसूर और हैदराबाद लड़ रहे थे, मराठे और हैदराबाद लड़ रहे थे, अवध, बंगाल लड़ रहे थे। आपस में बिल्कुल एकता नहीं थी और इन क्षेत्रीय शक्तियों के पास में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स वेल ट्रेंड सेना से लड़ सके। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? 1757 प्लासी के युद्ध से अपना कार्य शुरू किया और कंपनी ने एक के बाद एक क्षेत्रीय शक्ति को अपने अधीन करना शुरू किया। शुरुआत बंगाल से की। प्लासी और बक्सर के युद्धों के तहत बंगाल गया। फिर आंग्ल मराठा युद्धों के बाद में बसिन की संधि के साथ में दूसरे आंग्ल मराठा और फिर तीसरे आंग्ल मराठा के साथ में मराठा क्षेत्र गए। मैसूर के युद्ध के साथ मैसूर गया। आंग्ल सिख युद्धों से पंजाब गया। कुशासन का आरोप लगा के अवध लिया और आपके
विभिन्न प्रकार की गोद निषेध नीतियां, सहायक संधि प्रथाएं और ऐसी प्रथाओं से छोटे मोटे राज्य भी अपने कब्जे में कर लिए। और इस तरह से जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, इनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश शासन ने औपनिवेशिक शासन भारत में स्थापित किया, कॉलोनियल रूल भारत में स्थापित किया। फिर देखिए क्या हुआ। अब औपनिवेशिक शासन जब स्थापित कर लिया भारतीय बड़े बड़े प्रांतों में, उसके बाद में जो छोटी छोटी रियासतें बची थी, प्रिंसली स्टेट जिसे हम बोलते हैं, उन सारी रियासतों के प्रति, भारतीय राज्यों के प्रति अपनी सुपरमेसी स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब भारत के राज्य और रियासतें ये सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन से सीधी की सीधी संचालित हो, इस हेतु इन्होंने अपनी सर्वोच्चता का विकास किया। ब्रिटिश सुपरमेसी स्थापित हुई और 1947 के एक्ट के साथ में वो सुपरमेसी समाप्त हुई। तो ये सुपरमेसी का विकास इसके साथ ही जुड़ जाता है। इस सुपरमेसी के विकास में कई सारी नीतियां आ जाती है। इसमें वो नीतियां हैं जैसे हेस्टिंग्स की नीति थी, चाहे रिंग फेंस की नीति हो, ये इसमें वे नीतियां थी। इन नीतियों के जरिए ही इन्होंने औपनिवेशिक शासन को स्थापित किया था। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास इस टॉपिक के साथ में बहुत क्लोजली जुड़ जाता है। बस इसमें थोड़ा सा रियासतों का, राज्यों के साथ में, जैसे बीकानेर रियासत थी, जोधपुर रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, है ना, ऐसे जो रियासतें थी, तो मोटे मोटे जो शासन क्षेत्र प्रांत थे वो तो इन्होंने ऐसे ले लिए थे युद्धों के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको युद्धों के द्वारा नहीं लिए, बल्कि इन्होंने विभिन्न प्रकार की सहायक संधियां, गोद निषेध वगैरह से लिया। ये था सर्वोच्चता का विकास, ब्रिटिश सर्वोच्चता का। तो ये भी एक प्रकार से औपनिवेशिक शासन को स्थापित करने की इसकी नीति थी। तो ये तीनों पार्ट एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं और ये तीनों पार्ट जो है ये आपके कोर्स में है हमारे, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब आगे यही चलेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे मैं एक बार बता देता हूँ, फिर पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में हम इनके कारण देखेंगे, फिर हैदराबाद, अवध, बंगाल, इन सब में स्वतंत्र सत्ता कैसे स्थापित हुई वे देखेंगे। उसके बाद में औपनिवेशिक शासक भारत में कैसे स्थापित हुआ, फिर इसमें बंगाल को देखेंगे सबसे पहले, जिसमें प्लासी बक्सर के युद्ध देखेंगे। उसके बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध आएंगे, जिसमें मैसूर में इनकी सत्ता स्थापित हुई। फिर आंग्ल मराठा युद्ध आएंगे, जब मराठा क्षेत्र है वो अपने से शासन के अधीन हुआ। आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे, जिसमें सिख इनके अधीन हुए। अवध के प्रति कुशासन की नीति पढ़ेंगे, जिसके तहत उन्होंने अवध पर कब्जा किया। ये 5 क्षेत्र आएंगे इसके अंदर। उसके बाद में बाकी बचे क्षेत्र जितने भी थे, इन सारे क्षेत्रों को किस प्रकार से अधीन किया, इन क्षेत्रों के प्रति जो नीतियां अपनाई थी वो सारी नीतियां आएगी इसमें। इस तरह से 1857 और 1707-57 के बीच का पूरी हिस्ट्री जो है वो इस प्रकार से कवर हो जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, इसको ढंग से समझेंगे तभी सारी चीज़ें हैं वो दिमाग की फ्रेम में बैठेगी। इन्हीं नीतियों का परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटिश लाइसेंस समाप्त हुआ और भारत में क्राउन का शासन समाप्त हुआ। और क्राउन का शासन समाप्त होते ये सारी नीतियां इन्होंने समाप्त की, बस सर्वोच्चता को बनाए रखा इन्होंने। तो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें हैं वो एक एक करके हम देखेंगे। वैसे एक चीज़ मैं और बता दूं कि ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी की जब बात आती है तो मुख्य रूप से यह 1857 के बाद शुरू होती है और 1947 पे समाप्त होती है। तो इसमें वो चीज़ें ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसमें हम वही पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा इससे पहले का भी कुछ देख लेंगे। उसमें पहले के 2 चीज़ें देखेंगे, एक हम गोद निषेध नीति और एक हमारे सहायक संधि प्रथा, और थोड़ा बहुत वो नीतियाँ देख लेंगे। तो 1-2 क्लास ब्रिटिश सर्वोच्चता को शुरू करने से पहले पढ़ लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको कोर्स में मिल जाए। ठीक है, तो इन तीनों को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला आज का पाठ है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर। ठीक है, प्रांतीय शक्तियां भी लिख लेते हैं कई बार किताब में, तो वो एक ही बात है, बस भाव समझने हैं बात के। और तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका थोड़ा सा परिचय करेंगे। ठीक है, और फिर क्षेत्रीय शक्तियों के उदय की पूरी बात लिखेंगे।
ठीक है। इसमें हम सबसे पहला हैदराबाद लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हैदराबाद बना, फिर अवध करेंगे, ठीक है, और मैसूर करेंगे, सिख, जाट, बंगाल, ठीक है, रुहेलखंड, राजपुताना, और भी बहुत सारे हैं, सब लेंगे हम, एक एक को लेंगे, ठीक है। ये सारे की सारी क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। परिचय में यही लिख लेता हूं। ठीक है। देखिए, परिचय में मैं अगर पॉइंट्स मैं वापस याद करवा देता हूं कि मुगल सम्राट बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते मुगल सत्ता, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बस इतनी सी बात लिखनी है। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते मुगल केंद्रीय सत्ता और विद्यार्थियों, जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है तब तब क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हुई है। मैं एक और एग्जाम्पल देके बताता हूं। जब गुप्त वंश समाप्त हुआ और जब हर्षवर्धन का शासन समाप्त हुआ 647, मतलब 50 मानो आप, हर्षवर्धन था तब तक केंद्रीय शक्ति मजबूत थी, लेकिन जैसी हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद में उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत के भी कुछ इलाके जहां पर क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और 7वीं शताब्दी का अंत जो था राजपूत काल के रूप में सामने आता है, जब भारत के विभिन्न भागों में राजपूतों ने अपनी सत्ता स्थापित की। चाहे वो चंदेल हो, चाहे वो चालुक्य हो, गुजरात के चालुक्य, चाहे वो परमार हो मालवा के, चाहे वो आपके जजाक भुक्ति बुंदेलखंड के जजाक भुक्ति हो, चाहे वो आपके अजमेर के चौहान हो, चाहे वो आपके और भी कई सारे वंश, ठीक है। ये सब कब स्वतंत्र हुए? जब भारत की केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई थी। आज हम अगर बात करें ना, जैसे भारत केंद्रीय सरकार की बात करें, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, अगर हमारी केंद्र सरकार कमजोर हो जाए, उसके पास शक्तियां ना हो, तो ये जितने भी प्रांत हैं ये सारे अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देंगे, और ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और ये फिर किसी के निर्देश नहीं मानेंगे, और फिर ये आपस में लड़ेंगे राज्य सब। इनको ऊपर से कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, और तब कोई दूसरा देश इसको अपने अधीन करेगा, और इसे ही हम औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मुगल केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय शक्तियों, ये सारी की सारी क्षेत्रीय शक्तियां हैं, ठीक है। क्षेत्रीय शक्तियों ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया।
और इस प्रकार अठारहवीं शताब्दी के आरंभ में भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। जिनका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, तो मुगल केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और स्वतंत्र शासक है वो घोषित हुए और भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ये पूरे इस स्टार्ट का निष्कर्ष है, एक प्रकार से पूरा का पूरा यूं कहिए कि निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष कसौटी। तो अब हम है वो इसको परिचय को आप लिख लीजिए। और अब आज हम बात करेंगे सबसे पहले हैदराबाद के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हैदराबाद है वो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, ये हैदराबाद है। आप इस मैप को देख सकते हो आराम से। ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका, ये 1707 तक का हैदराबाद है। और हालांकि 1707 के बाद का हैदराबाद देखना है अपने को, फिर भी आप मान के चलिए कि ये इलाका हैदराबाद का, जिसे दक्कन सूबा बोलते थे, दक्षिण का सूबा बोलते थे। ठीक है, अब हम हैदराबाद को सबसे पहले हेडिंग में ले रहे हैं और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हैदराबाद पहले नंबर पे हम हैदराबाद पढ़ रहे हैं और इसकी जो हिस्ट्री है वो आपकी विद्यार्थियों 1724 से शुरू होती है और सहायक संधि प्रथा 1798 पे हस्ताक्षर करते ही ये आपके एक प्रकार से पूरी हो जाती है। 1798 तक हैदराबाद स्वतंत्र शासन के रूप में रहा। उसके बाद में वेलेजली की सहायक नीति, सहायक संधि का पहला शिकार बना। सबसे पहले हैदराबाद राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए और सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर करने के बाद हैदराबाद में ब्रिटिश सत्ता एक प्रकार से स्थापित हो चुकी थी। ब्रिटिश सर्वोच्चता का के अधीन आ चुका था हैदराबाद। तो ब्रिटिश सुपरमेसी के अधीन हैदराबाद 1798 में आ गया था और उससे पहले 1724 से 1798 के बीच में हैदराबाद एक स्वतंत्र शासन के रूप में रहा, स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा था। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हैदराबाद खुद की स्थापना कैसे हुई और पहला पॉइंट है वो हम देखेंगे। इसमें दो चीजें देखेंगे हम, स्थापना, हैदराबाद की स्थापना और स्वतंत्र राज्य कैसे स्थापित हुआ। स्वतंत्र राज्य स्थापना, ठीक है। अब हैदराबाद की मैं बात करूं तो पहले यहाँ पे गोलकुंडा शासन हुआ करता था, गोलकुंडा का क्षेत्र हुआ करता था। गोलकुंडा, बीजापुर, ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो कभी पहले यूं कहिए कि हिंदू शासकों के भी अधीन रहे थे और बाद में धीरे धीरे यहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा में मुस्लिम शासन सत्ता शुरू हो गई थी। गोलकुंडा के अंदर आपके कुतुब शाही वंश का शासन था और कुतुब शाही वंश के शासक कुली कुतुब शाह ने, जो कि 5वां शासक था, उसने हैदराबाद नगर की नींव रखी थी। माना जाता है कि हैदराबाद उसके बेटे हैदर के नाम से पड़ा था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यवती था और भाग्यनगर था, जिसमें एक भागवती नामक एक नर्तकी थी जिसको कुली कुतुब शाह बहुत प्रेम करता था। उसके नाम पर भाग्यनगर इसका नाम रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम हैदराबाद कर दिया गया। हैदराबाद महज एक नगर था और दक्कन के क्षेत्र में टोटल मुगलों के 6 प्रांत थे, सूबे थे।
खानादेश, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद भी उसमें से एक था। ठीक है, और इन सब को मिला के औरंगजेब ने दक्कन सूबा बनाया था 1687 के आसपास, और वहां पे वो अपना वायसराय नियुक्त करता था। तो आप ऐसे समझिए कि हैदराबाद नगर जो है वो 1589 में बसाया गया था। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, 1687 में औरंगजेब ने दक्कन सूबे का गठन किया, दक्कन पूरे सूबे का गठन किया, जिसमें टोटल 6 छोटे छोटे सूबे थे दक्षिण भारत के। खानादेश, बरार, बीदर, बीजापुर और हैदराबाद, इन 6 को मिला के दक्कन का क्षेत्र बनाया और इसकी राजधानी हैदराबाद रखी गई। ठीक है, हालांकि पहले राजधानी गोलकुंडा थी, बाद में हैदराबाद रखी गई। और यहाँ पे एक मुगल गवर्नर नियुक्त किया जाता था। जैसे हमने जब शिवाजी को पढ़ा था तो दक्कन का गवर्नर जो है कौन था उस समय? शाइस्ता खान हम पढ़ते थे कई बार। ठीक है ना, मुबारिज खान, निजामुल मुल्क, ये सारे दक्कन के गवर्नर थे। तो स्टार्टिंग में 1687 से पहले ये सूबा छोटा था और 1687 में सूबे में टोटल 6 छोटे छोटे सूबे शामिल हो गए थे। सन याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो अब इस सूबे पर किसका शासन होगा? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में लगभग 10 वर्षों तक यह सूबा ठीक ठाक स्थिति में चलता रहा, लेकिन कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते उधर दिल्ली में बहुत सारी एक प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र हो रहे थे। सैयद बंधुओं ने ऊपर उत्पात मचा रखा था, एक के बाद एक राजा बदले जा रहे थे, राजनीतिक द्वेष स्थापित हो गए थे। राजा कमजोर होते तब यही होता है। तब ऐसी स्थिति में निजाम उल मुल्क जो है, जो उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर था, प्रधानमंत्री था, वो आपके मुगल दरबार छोड़ के अपने राज्य हैदराबाद में आ गया। वो हैदराबाद का ही था और उसने हैदराबाद आकर इस दक्षिण सूबे को एक प्रकार से अपने अधीन कर लिया, जिसका विरोध उस समय के दक्षिण के सूबेदार मुबारिज खान ने भी किया। लेकिन सुक्करखेड़ा के युद्ध में मुबारिज खान को 1724 में पराजित किया निजामुल मुल्क चिनकिलिस खान ने, कमरुद्दीन नाम था जिसका मूल नाम, और 1724 में हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। न चाहते हुए भी 1725 के अंदर मोहम्मद शाह ने जो कि मुगल शासक था, ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया और निजामुल मुल्क को अपना वायसराय माना। लेकिन वो अपने आप को स्वतंत्र शासक मान रहा था। आसफ जहां की उपाधि के साथ में, आसफ जहां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर शाह ने दी थी, मोहम्मद शाह ने दी थी। और इस तरह से 1724 से 1748 तक शासन करता रहा। कौन? आसफ जहां निजामुल मुल्क चिनकिलिस खान पूरा नाम था इसका। ये बाकी उपाधि थी, मैं आगे बताता हूं आपको। 1738 में ये मर गया और इसके बेटे नुसरत जंग और भतीज मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकारी विवाद हुआ और इसी विवाद में फ्रांसिस और ब्रिटिश कंपनी ने हस्तक्षेप किया और कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ। इसके कारण मुजफ्फर जंग आखिरकार हैदराबाद का एक प्रकार से स्वतंत्र हैदराबाद का शासक बना। उसके बाद में सलावत जंग बना, चूंकि नवाब निजाम नहीं थे, बस अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त शासक थे। और फिर 1762 के आसपास आसफ जहां द्वितीय शासक बनता है और आसफ जहां द्वितीय शासक बना, उस समय तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों का हैदराबाद में गजब का हस्तक्षेप हो गया था। मैसूर लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था, मराठे लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे और ऐसी स्थिति में हैदराबाद सिर्फ एक नगर के रूप में शेष बचा था, बाकी पूरे सूबों को खो चुका था। मुगलों के पास में कुछ रहा नहीं था। और ऐसी स्थिति में 1798 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि पे हस्ताक्षर करके आसफ जहां द्वितीय ने अपनी स्वतंत्रता को एक प्रकार से गिरवी रख दिया और हैदराबाद की स्वतंत्रता यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ये हैदराबाद का मैटर था। तो अब हम एक एक को देखते हैं। ये हैदराबाद राज्य है और मैं अब आपकी हैदराबाद की स्थापना पे बात करता हूं। टॉपिक बहुत अच्छे हैं ये और
आराम से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, स्थापना किसने की, कब की? (1589) में गोलकुंडा के कुतुब शाही शासक कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नगर बसाया। जिसका आरंभिक नाम भाग्यनगर था। अब देखिए, ये तो बात होगी हैदराबाद नगर की स्थापना की। ठीक है, ये हैदराबाद नगर की स्थापना की बात है। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मुगलों ने क्या किया? 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने अधीन किया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सन में अगर कोई छोटी मोटी इधर उधर हो जाता है ना, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मुगल जो हम राज्य पढ़ेंगे, राजनीति, उस समय पूरे औरंगजेब की दक्षिण नीति पढ़ेंगे, तो वहाँ कोई छोटी मोटी यहाँ की गलती रहती तो वहाँ हम ठीक भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि खाली हैदराबाद नगर की रियासत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय पर बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ 1724 के बाद का चीज़ें महत्वपूर्ण है। उससे पहले ठीक है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ बिना होमवर्क का, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, टेंशन में। हालांकि कोशिश मेरी यही है कि कुछ होगा नहीं ऐसा। ठीक है, गोलकुंडा को अपने अधीन कर दिया तथा इसका नाम, अब देखो इसका जो पहला नाम दिया, ये दारुल जिहाद नाम दिया, तथा इसका नाम दारुल जिहाद हैदराबाद को कहा, इसका नाम दक्कन सूबा दिया। क्या दिया? दक्कन सूबा दिया, जिसमें दक्षिण भारत के 6 मुगल सूबे, छोटे छोटे थे सूबे, शामिल थे। 6 मुगल सूबे शामिल थे। कौन से? तो आपको मैं बता देता हूं। इसमें आपके बरार बाद में अलग हो गया था, पहले इसमें था बीजापुर। ठीक है, बरार, बीजापुर, हैदराबाद। ठीक है, बरार हो गया, खानादेश। अब ये कुछ अकबर ने भी जीते थे, है ना, खानादेश, और बचा गोलकुंडा। तो इस प्रकार से हैदराबाद, गोलकुंडा नहीं, औरंगाबाद।
बरार, बीजापुर, हैदराबाद, औरंगाबाद। औरंगाबाद, ठीक है। तो अब गोलकुंडा क्षेत्र का ये नाम हो गया था बरार, बीजापुर, इन सबको मिला के नाम क्या कर दिया गया, दक्कन का सूबा कर दिया गया था, ठीक है। ये कार्य औरंगजेब ने किया था और जब दक्कन का सूबा नाम कर दिया गया तो उसके बाद जो है इसका दारुल जिहाद की बात आई थी ना, तो हैदराबाद का नाम इन्होंने दारुल जिहाद रखा था, दारुल जिहाद, ठीक है। अब आप देखिए मुगल सूबे शामिल थे। अब यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है, मुगल शासकों द्वारा दक्कन सूबे पर अपना एक वायसराय नियुक्त किया जाता था। ठीक है। वैसे दक्कन सूबे की अगर अपन बात करें ना, तो दक्कन सूबा नामकरण भली बाद में हुआ हो और 6 क्षेत्र बाद में जुड़े हो, लेकिन दक्कन का गवर्नर ये पहले से बनाते आ रहे थे, ठीक है। अब जब हम शिवाजी को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि दक्कन के गवर्नर पहले से बनाते आ रहे थे। सामान्य रूप से हम ये भी लिखते आते हैं, दक्कन का सूबा स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये 6 क्षेत्रों का जो दक्कन का बड़ा सूबा था ये औरंगजेब के काल में हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा ये 2 ऐसे क्षेत्र थे जो औरंगजेब नहीं जीते थे। तो इससे पहले जो दक्कन का सूबा था वो बेसिकली बीजापुर और ये जो गोलकुंडा है, मतलब ये जो आसपास का क्षेत्र था औरंगाबाद वगैरह का, ये इसमें शामिल नहीं था, बस 2-3 छोटे छोटे क्षेत्र ही शामिल थे, ठीक है। तो ये 6 सूबों का जो बड़ा दक्कन का सूबा था ये औरंगजेब के काल में मुख्य रूप से अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो वायसराय नियुक्त किया जाता था और इस तरह से हैदराबाद, यूं कहिए कि दक्कन सूबे का शासन चलता था। दक्कन सूबे का इस समय इन्होंने बाद में मुख्य नगर के रूप में किसको स्थापित किया था, हैदराबाद को। हैदराबाद दक्कन सूबे का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। और अब आगे देखो क्या हुआ, ठीक है। मैं पैरा छोड़ के आगे लिख रहा हूं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब औरंगजेब जब मर गया ना, तो जितने भी सरदार थे यहाँ के, जितने भी नेता लोग थे, उन लोगों ने अपना अपना प्रभाव यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास शुरू किया। मृत्यु के बाद जुल्फी खान ने इस क्षेत्र को या इस सूबे को एक सिया राज्य, सूबे को सिया राज्य में तब्दील करने का प्रयास किया। सिया और सुन्नी मुसलमानों की 2 एक प्रकार से शाखाएं होती है। असफल प्रयास किया, ठीक है। वर्ष 1713 में मुगल शासक फर्रुख सियर ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाया।
वायसराय कह सकते हो आप, दक्कन का सूबेदार बनाया। परंतु दरबारी राजनीति के चक्कर में उसको वापस बुला दिया गया। परंतु दरबार की राजनीति के कारण वापस बुला लिया गया। ठीक है, देखो अभी तक दक्कन का जो सूबा था ये आपके मुगलों के अधीन ही था। ठीक है, अभी तक इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अब कहानी शुरू होती है 1722 से 24 के बीच में। मोहम्मद शाह जो कि मुगल शासक बना था, मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं उसको, काफ़ी शौकीन व्यक्ति था। और मोहम्मद शाह रंगीला जो है उसके वजीर के रूप में निज़ाम उल मुल्क की नियुक्ति की। और दरबार में विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों को देखते हुए इस आदमी ने मुगल दरबार छोड़ दिया और अपने हैदराबाद आ गया। इसलिए कहते हैं कि एक सच्चाई और सत्कर्म ने मुगल दरबार से आखिरी पलायन कर गया। आदमी ठीक था ये, लेकिन उस दरबारी षड्यंत्रों से परेशान होकर उस क्षेत्र को उसने छोड़ दिया। और जब छोड़ के और हैदराबाद आया तो इसने इस पूरे दक्कन सूबे को अपने अधीन करने का प्रयास किया। इस दौरान सक्करखेड़ा के अंदर 1724 में मुगल सूबेदार मुबारिज खान के साथ में युद्ध होता है। मुबारिज खान को पराजित किया और हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। ठीक है, 1722 से 24 के मध्य मुगल शासक मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क को निज़ाम उल मुल्क को अपना वजीर बनाया। देखिए, वजीर उस समय मुगल प्रशासन का सबसे बड़ा पद होता था, राजा के बाद में वजीर बनाया। ठीक है, किसको? निज़ामुल मुल्क को वजीर बनाया। परंतु दरबारी षड्यंत्रों से आहत होकर, राजा जब कमजोर होंगे ना तब दरबार में षड्यंत्र ही होंगे। राजा के अगर लठ में जोर होता तो शायद ये दरबारी षड्यंत्र नहीं होते, शायद ये कन्फर्म नहीं। अकबर के दरबार में कोई कर लेता, औरंगजेब के दरबार में कोई कर लेता, लेकिन जब ये मोहम्मद शाह रंगीला जो खुद महिलाओं के कपड़े पहनता था, नंगा होकर है वो बैठ जाता था, कई बार सीट के पीछे बैठ जाता था, जो गद्दी होती थी उसके पीछे, ऐसे नृत्य करता था इसी प्रकार से, तो ऐसे शासक होंगे तो दरबार में षड्यंत्री होंगे और क्या होगा। ठीक है, से आहत होकर निजाम दक्कन आ गया। निजाम मुगल दरबार छोड़कर दक्कन आ गया। ठीक है, यहां पर निजाम ने दक्कन सूबे को अपने अधीन
करने का कार्य आरंभ किया। देखिए, ये जो निज़ाम था, ये व्यक्ति वफादार था मुगलों का। जब 1739 के अंदर नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया, नादिर शाह ने इस व्यक्ति को ऑफर किया कि तुझे दिल्ली का सुल्तान बना दूं, सम्राट बना दूं, लेकिन इसने कहा नहीं, जब तक मुगल शासक है तब तक मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा, मुझे ऐसे पद से कोई लालसा नहीं। ठीक है, बस ये व्यक्ति आहत था, वफादार था बट आहत था। कार्य आरंभ किया, जिसका विरोध तत्कालिक दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिस खान ने किया। ठीक है, विरोध तो करेगा ही, वो उसका वहां का सूबेदार था ये। ठीक है, दक्कन के अरे एक मिनट, दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिस खान ने किया। और जब मुबारिस खान ने विरोध किया ना, तो मुबारिस खान और निजाम के मध्य शुक्रखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है 1724 के अंदर। और इस युद्ध में मुबारिस खान पराजित हुआ और हैदराबाद के अंदर निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खान कमरुद्दीन आसफ जहान फर्स्ट ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ठीक है, मैं आगे बात को ले जा रहा हूं। तो जिसका विरोध तत्कालिक दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिस खान ने किया, इसके परिणाम स्वरूप निजाम उल मुल्क को मैंने हर बार निजाम ही लिखा है, आप हम समझ जाना बात को। मुल्क व मुबारिस खान के मध्य 11 अक्टूबर 1724 को सक्करखेड़ा नामक स्थान पर, सक्करखेड़ा है महाराष्ट्र के अंदर वर्तमान में, सक्करखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इसे सक्करखेड़ा का युद्ध कहते हैं, ध्यान रखना, पूछते हैं परीक्षा में सक्करखेड़ा का युद्ध कब वो किसके मध्य हुआ। युद्ध हुआ इसमें मुबारिस खान पराजित हुआ। तथा निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने दक्कन सूबे को अपने अधीन कर
अपने अधीन कर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ये बात 1724 की है। किताबों ने 1723 भी लिखा है, काट देना। सत्ता स्थापित की जिसकी राजधानी 1725 में हैदराबाद रखी। हैदराबाद रखी। ठीक है। इस प्रकार निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ठीक है, स्थापित किया। ये निजामुल मुल्क कौन था? भारत का नहीं था, वैसे तो फारस का था, और इसका इतिहास जानने की जरूरत भी नहीं है, बस सामान्य चीजें मैं बता देता हूं। इसका मूल नाम मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी था। कमरुद्दीन सिद्दीकी था। इसे औरंगजेब ने चिनकिलिच खान की उपाधि दी थी। चिनकिलिच खान की उपाधि दी थी तथा फर्रुखसियर ने निजामुल मुल्क की उपाधि दी। ठीक है, की उपाधि व मोहम्मद शाह ने आसफ जहां की उपाधि दी थी। तो सारे इसके नाम है ना। आसफ जहां फर्स्ट की उपाधि दी थी। ठीक है, तो आसफ जहां, चिनकिलिच खान, निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन सिद्दीकी, ये चारों नाम इसी के हैं। ठीक है, तो ये था निजामुल मुल्क, और बेसिकली ये भारत का नहीं था, ये आपके फरगना उधर से आया हुआ था, ईरान साइड का था। ठीक है, हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। अब जब हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी तो अब इसके पास में जो मोहम्मद शाह था, इसके पास में और कोई विकल्प नहीं बचा। तब मोहम्मद साहब ने क्या किया, 1725 में इसको मान्यता दे दी। ठीक है, मोहम्मद शाह ने ने 1725 में इसकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दी, और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। स्वतंत्रता को मान्यता दी तथा आसफ जहां की उपाधि के साथ निजाम को
दक्कन का मुगल वायसराय नियुक्त किया। अब ये अपने हिसाब से वायसराय मान रहे थे, वो अपने आप हिसाब से स्वतंत्र शासक मान रहा था, बस मुगल शासक को नाराज नहीं करना चाहता था। मुगल वायसराय नामित किया, नियुक्त किया। ठीक है, तो ये बातें थी इसमें कि किस तरह से हैदराबाद के अंदर आपके स्वतंत्र शासक की नींव पड़ी थी। अब क्या हुआ आगे देखिए। अब 1724 में आसफ जाही वंश शुरू हुआ। आसफ जाही वंश क्यों? क्योंकि आसफ जहां की उपाधि थी इसके पास में। और 1724 से 1748 में आसफ जाही वंश के शासक के रूप में निजाम उल मुल्क रहता है। ठीक है, इसके मराठों से स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे संबंध रहे, 3-4 साल। उसके बाद में मराठों से संघर्ष भी हुआ, पाल खेड़ा का युद्ध हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। और जैसे तैसे करके इसने 1748 तक का काम देख लिया। फिर आगे क्या होता है उसको हम अगली स्लाइड में आते हैं। इस प्रकार 1724 में निजाम ने निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में आसफ जाही वंश का आरंभ किया। स्थापना की, जो कि 1748 में ऑपरेशन पोलो तक बनी रही। और जब ऑपरेशन पोलो किया था हैदराबाद के अंदर और हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था, तब तक यह निज़ाम रहा था वहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, स्थापना की जो कि 1948 तक यह वंश बना रहा। अभी भी ओबीसी वगैरह मेरे हिसाब से इसी वंश के हैं, सारे के सारे वंश बना रहा। ठीक है, अब देखिए वंश बना रहा। इसका प्रथम निजाम, इसका प्रथम निजाम आसफ जहां फर्स्ट या चिनकिलिच खान या निजाम उल मुल्क, जो भी आपको, ठीक है, प्रथम निजाम आसफ जहां प्रथम था। ठीक है, प्रथम था जिसके काल में निम्न कार्य हुए। जिसने 1724 से 48 तक शासन किया। इस अवधि में निम्न कार्य हुए। ठीक है, पहला, अब देखो पहला मराठों से युद्ध होगा पाल खेड़ा का 1728 में 28 फरवरी के दिन। युद्ध के पीछे दो कारण थे। एक तो इन्होंने चौथ और सरदेश मुखी देने से इनकार कर दिया था, जो मराठे वसूल करते थे, और निजाम ने मना कर दिया। और दूसरा, कोल्हापुर के अंदर संभाजी द्वितीय शासक था और कोल्हापुर की शाखा और पुणे की शाखा की आपस में बनती नहीं थी। इसको हम मराठा राज्य में पढ़ेंगे। तो ये निजाम उस कोल्हापुर की शाखा के संभाजी द्वितीय को दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। इससे भी उस मेन शाखा जो पेशवाओं की थी उसको इससे आपत्ति थी। इस कारण 1727 में इन दोनों के रिलेशंस बिगड़ गए और 1728 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने
पालखेड़ा के युद्ध में बुरी तरह से इसको पराजित किया और इसके साथ में मुंशी शिव गांव की संधि करी 6 मार्च 1728 को। और इस संधि के अंतर्गत ये दोनों शर्तें डलवाई कि कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय को मदद नहीं करेगा, प्लस चौथ व सरदेशमुखी जो है वो समय समय पर देता रहेगा। एक तो इस काल की ये घटना थी। और दूसरी घटना, नादिर शाह का आक्रमण हुआ दिल्ली के ऊपर। नादिर शाह ने इसको ऑफर किया था दिल्ली सुल्तान बनने का, परंतु इसने उसको अस्वीकार कर दिया। बस ये 2 बातें इसमें याद रखनी है। पहला, वर्ष 1727 तक निजाम के मराठों से संबंध अच्छे थे, मधुर थे, परंतु बाद में संबंध खराब हो गए। संबंध खराब हुए क्योंकि पहला, निजाम द्वारा चौथ व सरदेशमुखी, ये क्या है, ये दोनों अपन मराठा राज्य में देखेंगे, कर न देना या कर देने से इनकार करना। और दूसरा, कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय को मदद करना। ठीक है, ये दोनों बातें आपको मराठा पढ़ेंगे जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, उक्त कारणों के चलते, मैं आगे ले रहा हूं बात को, उक्त कारणों के चलते बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम व निजाम तथा मुगल सेना, अब ये दोनों साथ में थी, निजाम और मुगल साथ में थे और आपके उगर बाजीराव अकेला था, के मध्य 28 फरवरी, ये दोनों युद्ध विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ा कहां पे है, महाराष्ट्र, पालखेड़ा में युद्ध हुआ जिसमें निजाम पराजित हुआ और 6 मार्च 1728 को मुंशी शिव गांव की संधि करने को मजबूर हुआ और 6 मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि करने को
संधि करने को मजबूर हुआ। मजबूर हुआ, जिसमें निम्न शर्तें थी। शर्तें वही थी जो कारण थे। ठीक है, क्या शर्तें थी? पहली शर्त, हाँ, चौथ वह स्वदेशमुखी देना स्वीकार किया। स्वदेशमुखी देना स्वीकारा। और क्या किया? और आपके कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय को मदद न देने का वचन किया। देने का वचन। ये दो कार्य इसने किए संधि के तहत। ठीक है, तो एक कार्य तो इसके काल में ये हुआ। दूसरा कार्य क्या हुआ इसके काल में? नादिर शाह का आक्रमण हुआ। आक्रमण 1739 में हुआ। नादिर शाह ने निजाम को दिल्ली सम्राट बनाने की का प्रस्ताव दिया, परंतु निजाम ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार किया और 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस बात को लिख लो। तो इस तरह से ये निजाम था पहला। ठीक है, इस अवधि में ये कार्य रहे। आगे देखिए विद्यार्थियों क्या हुआ। अब निजाम की मृत्यु हो गई थी और अब दूसरे निजाम की मृत्यु के बाद में 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई। 48 में निजाम की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तब मुजफ्फर जंग और नुसरत जंग, तब मुजफ्फर जंग ये भतीज था और नुसरत जंग जो है वो उसका पुत्र था। उसके बीच में क्या हुआ? उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ। नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें नासिर जंग का पक्ष ब्रिटिश ने लिया। ब्रिटिश ने तथा मुजफ्फर जंग का साथ फ्रांसीसियों ने दिया। फ्रांसिस कंपनी ने दिया। इस उत्तराधिकारी मुद्दे पर है वो कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था। इस उत्तराधिकारी मुद्दे पर ये हम यूरोपियन कंपनियों के आगमन में पढ़ते हैं। ठीक है, मुद्दे पर
दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। प्रथम तो आपके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी विषय पे हुआ था, दूसरा युद्ध इस विषय पे हुआ था। कर्नाटक युद्ध हुआ। अब युद्ध मैं नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे, लेकिन इस युद्ध के जो प्रभाव पड़े, पहला तो ये कि मुजफ्फर जंग शासक बना, मुजफ्फर जंग शासक बना, और दूसरा हैदराबाद के मामलों में यूरोपियन कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ गया। हैदराबाद के मामलों में यूरोपियन का हस्तक्षेप बढ़ गया। देखिए, ये दोनों निजाम, मुजफ्फर जंग निजाम नहीं बना था, बस शासक ही बना था। उसने न तो निजाम की उपाधि ली, न आसफ जहां की उपाधि ली, बस बैठा था, वो एक प्रकार से गवर्नर के रूप में ही था। ठीक है, शासक बना। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलावत जंग शासक बना। सलावत जंग शासक बना। ठीक है, सलावत जंग शासक बना। इतनी बात है, वो लिख लो आप। अब आगे आइए, लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सलावत जंग का जो उत्तराधिकारी हुआ, सलावत जंग के बाद 1762 ईस्वी में आसिफ जहां द्वितीय की उपाधि के साथ निजाम अली खान सिद्दीकी के साथ दूसरे निजाम के रूप में निजाम अली खान सिद्दीकी निजाम बना। ठीक है, ये दूसरा निजाम था। पहला तो आपके मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, ये बना आपके आसिफ जहां, दूसरा निजाम बना जो कि दूसरा निजाम था, जो कि 1803 तक शासक रहा, 3 तक निजाम रहा। ठीक है, और अंतिम बात, इस समय मैसूर व मराठा मजबूत हो गए। ठीक है, मुगल कमजोर हो गए। हैदराबाद में यूरोपियन का हस्तक्षेप बढ़ गया। हैदराबाद में ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप बढ़ गया। अब ये जब कारण हुए, उक्त कारणों के चलते क्या हुआ? उक्त कारणों के चलते हैदराबाद कमजोर हुआ।
सितंबर 1798 में वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। अब इस सहायक संधि को मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। संधि प्रथा पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना। तो इस प्रकार ये पहली रियासत बन गई। ठीक है, हस्ताक्षर करने के बाद वो रियासत बन जाती थी। पहली रियासत बनी हैदराबाद। ठीक है, और इस तरह से उसने अपनी स्वतंत्रता को नीलाम रख दिया। ठीक है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली प्रिंसली स्टेट कौन सा बना? हैदराबाद बना। ठीक है, तो इस बात को हमारे को ध्यान में रखना है। सहायक संधि प्रथा को हम अलग से पढ़ेंगे। जो चैप्टर हम आगे लाएंगे आपके सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स, उसमें पढ़ेंगे इसको। तो विद्यार्थियों, आज हमने एक प्रकार से कौन सा टॉपिक शुरू किया? हमने टॉपिक शुरू किया क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, और उसमें आज हमने हैदराबाद को पूरा कर लिया। कल हम बात करेंगे अवध या मैसूर के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।